साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारी जो घटना चक्र पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं और आज का टॉपिक है हमारा लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का रिवीजन नोट्स कराऊँगा आपके लिए, रिवीजन नोट्स कराऊँगा और इसके बाद में इसके संबंधित जितने भी PYQ हैं उन सभी को कंप्लीट कराऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बुड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय हैं। उपर्युक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया है। लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया है तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने हैं। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ध्यातव्य है कि बाद में वर्ष 1967 में के हनुमंतैया को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में हुई। ध्यातव्य है कि ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1970 में पारित किया था, मगर वहीं से 1983 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है जो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। वर्ष 1993 में यानी कि 1993 में गठित बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से था। राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 28 सितंबर 1993 को अनुच्छेद 123 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। ध्यातव्य है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से ही प्रभावी किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक यानी कि सांविधिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति। आगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। आयोग के गैर सदस्यों सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिनमें एक महिला होगी। संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी
मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन पहले से ही इसके सदस्य होते हैं। संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है। यह संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 में किया गया था। इसे संसद के 1992 के अधिनियम 17 मई 1992 से प्रभावी के तहत सांविधिक वैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए वर्तमान स्वरूप दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा पहले 5 समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा 27 जनवरी 2014 को जैनों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग का प्रमुख कार्य था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार और उन राज्यों के विधानमंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 316 के क्लॉज 1 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय यानी कि खर्चे संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं PYQ सेशन को। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन हैं? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। इसका विश्लेषण है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य का प्रावधान है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। इसका विश्लेषण है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है, एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, यानी कि सही उत्तर चुने। इसमें कह रहा है कि राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो इसका सही आंसर विकल्प
ए हो जाएगा भारत प्रशासनिक सुधार आयोग। देखते हैं इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुका हूं। देखते हैं चौथा क्वेश्चन, यानी कि ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा लोकपाल। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन सातवां कह रहा है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि 1968 में। देखते हैं इसका विश्लेषण। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्य सभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया था। देखते हैं आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है इसमें कि लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनर्स्थापित किया गया था। दूसरा है इसमें श्री बीपी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनर्स्थापित किया गया था, और तीसरा है इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया है। तो और चौथा है इसमें सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमज़ोर कहा गया है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 1, 3 और 4 इसमें सही है। देखते हैं इसका विश्लेषण कह रहा है कि लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को तत्कालीन सदस्यीय कार्य मंत्री वी नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात इसे संसद की कार्मिक लोक शिकायत तथा विधि एवं न्याय पर स्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमज़ोर माना गया था, अतः दिए गए कथनों में 1, 3, 4 सही हैं, जबकि कथन 2 गलत है। उल्लेखनीय है कि बाद में लोकपाल व लोकायुक्त से संबंधित विधेयक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के रूप में 1 जनवरी 2014 से कानून का रूप ले चुका है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि लोकपाल बिल का मसौदा आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित हैं, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि इसमें आपके अन्ना हजारे हैं और आपके संतोष हेगड़े हैं और आपके शांति भूषण हैं। इसका विश्लेषण है, नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसौदा आलेख तैयार करने वाली समिति में 5 सदस्य थे, यानी कि उसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, एन संतोष हेगड़े एवं प्रशांत भूषण। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में। इसका विश्लेषण है, भारत में महाराष्ट्र राज्य ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई थी। ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान 1970 में पारित किया था, लेकिन वहां की संस्था वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आई थी। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, राज्यपाल को। इसका विश्लेषण है, उत्तर प्रदेश आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारणा अवधि है, इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 8 वर्ष। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारणा अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पद धारणा अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि
को 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया और साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का भी प्रावधान किया गया। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, उत्तराखंड। इसका विश्लेषण है, वर्ष 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड था। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है। पहले इसका विश्लेषण देखते हैं। प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प सी सही उत्तर था। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी ले लिया गया है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण आर कहा गया है। इसमें स्टेटमेंट कथन एक कह रहा है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। दूसरा कह रहा है कि कारण अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका विश्लेषण है, अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है तथा अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक, क्योंकि इसका गठन संसद द्वारा अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें कि भारत सरकार ने 5 समुदायों यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है। दूसरा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में सांविधिक दर्जा दिया गया। तीसरा है, भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। और चौथा है, इसमें भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। पहले देखते हैं इसका विश्लेषण। तो भारतीय संविधान धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। प्रश्नकाल में 5 समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 समुदायों मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया है। 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 के संसदीय अधिनियम 17 मई 1992 से प्रभावी के तहत सांविधिक दर्जा दिया था, जिसका गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत 1978 में किया गया था। अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा समुदाय पारसी समुदाय है, किंतु इससे भी छोटे अनेक धार्मिक समुदाय विद्यमान हैं जिन्हें यद्यपि की मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में 2014 से पूर्व तक जहां कथन 1 और 4 सही थे, वहीं वर्तमान में केवल 4 ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि 18 माह की बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। बोहरा समिति राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। इसका विश्लेषण है, बोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच सांठगांठ की जांच करने के लिए जुलाई 1993 में तत्कालीन गृह सचिव एन बोहरा की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1993 में सौंपी थी। अगला 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि उस समिति का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच व रिपोर्ट दी। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, बोहरा समिति। अगला क्वेश्चन 20वां है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की? इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, राजमन्नार आयोग ने
इसका विश्लेषण है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। 21वां क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। तो सबसे पहले उद्देश्य का है, उसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, फिर मूल कर्तव्य। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे। देखते हैं इसका विश्लेषण। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान की उद्देश्य का मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 29 में विशेष रूप से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य प्रतिबिंबित होते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेदों का वर्णन है। अगला 22वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948 को। देखते हैं 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 30 अनुच्छेद हैं। इसका विश्लेषण है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था। इसमें 24वां क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका विश्लेषण है 10 दिसंबर मानवाधिकार दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की गई थी। इस दिवस की औपचारिक स्थापना महासभा द्वारा वर्ष 1950 में की गई थी। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, UN दिवस 24 अक्टूबर को तथा मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 25वां क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। देखते हैं इसका विश्लेषण कह रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। अतः मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है? इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, निजता का अधिकार। इसका विश्लेषण है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि मनमाने हस्तक्षेप से कानूनी रक्षा का अधिकार है, जबकि विधि सम्मत हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 3 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है तथा अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। देखते हैं 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो इसका सही आंसर विकल्प, पहले इसका विश्लेषण देखेंगे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लिखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार, नागरिक एवं राजनीतिक मानव अधिकार समझा जाता है, जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लिखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानव अधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार एवं 26
अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में शामिल है। अतः प्रश्न के अनुसार काम का अधिकार व शिक्षा का अधिकार दोनों द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत। इसका विश्लेषण है सभी प्रकार के सामाजिक विभेद, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का उन्मूलन मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है, जबकि पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार तथा समूह में शामिल होने के अधिकारों आदि का उल्लेख है। हालांकि झारखंड लोक सेवा आयोग का उत्तर विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 29वां कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। इसमें दूसरा कथन है शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। और इसमें तीसरा स्टेटमेंट है शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा तथा सुविधा से वंचित नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इसमें कथन 2 और 3 सही हैं। देखते हैं इसका विश्लेषण। शहर का अधिकार, राइट टू द सिटी का विचार एवं स्लोगन सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक एवं समाज विज्ञानी हेनरी लेफेबव्र द्वारा 1968 में प्रस्तुत किया गया था। लैटिन अमेरिकी और यूरोपीय देशों में सामाजिक आंदोलनों द्वारा इसे लोकप्रिय किया गया। शहर का अधिकार वस्तुतः एक शहरी विकास का मॉडल है जो सभी नागरिकों को शामिल करता है। शहर का अधिकार शहर के सभी निवासियों, अप्रवासियों, मलिन बस्ती निवासियों एवं बेघरों सहित के लिए शहरी जीवन एवं समान पहुँच को मूलभूत मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है। यह शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है तथा इसका तात्पर्य यह है कि राज्य शहरों में लोक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में वैध बस्तियों एवं अनधिकृत बस्तियों के निवासियों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अर्थात राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा तथा सुविधा यथा जलापूर्ति से वंचित नहीं कर सकता। इस प्रकार कथन 2 एवं कथन 3 सही हैं। जहाँ तक कथन 1 का प्रश्न है तो अक्टूबर 2011 में क्योटो इक्वेडोर में संपन्न आवासन एवं सतत शहरी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हैबिटेट थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हैबिटेट थर्ड में अपनाए गए नए शहरी एजेंडा यानी कि NUA न्यू अर्बन एजेंडा में यद्यपि शहर के अधिकार को शामिल किया गया तथापि इसे स्पष्ट रूप से सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई। इसके बजाय इस एजेंडे में सरकारों को अपने कानूनों में शहर के अधिकार को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया गया। इस प्रकार कथन 1 सही नहीं है। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 123। इसका विश्लेषण है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। 28 सितंबर 1993 को इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्रतिस्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया था तथापि इसे तत्संबंधी अध्यादेश जारी होने की तिथि 28 सितंबर 1993 से प्रभावी किया गया। अगला 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 1993 में। देखते हैं अगला 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को
प्रवृत्त हुआ। देखते हैं 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देना, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। इसीलिए इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। देखते हैं इसका विश्लेषण। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों को समाविष्ट करने हेतु अधिनियमित किया गया था। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। धारा 2M में इसका विश्लेषण है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2(m) में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राज्य के सशस्त्र बल। देखते हैं इसका विश्लेषण। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21A के तहत सशस्त्र बल यानी कि आर्म फोर्स की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना यानी कि सेना, थल सेना और वायुसेना और संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल है। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ यानी कि लागू हुआ था। देखते हैं 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है। जिसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति। देखते हैं इसका विश्लेषण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जिसके सदस्य निम्नवत हैं। नंबर 1 प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होता है गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर और तीसरा होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता और चौथा होता है राज्यसभा में विपक्ष के नेता। पाँचवां लोकसभा का अध्यक्ष होता है और छठवां राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का सदस्य कौन नहीं है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखते हैं 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। इसका विश्लेषण है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त शामिल होते हैं। ये इस अधिनियम की धारा 12 के खंड खा से खंड यहाँ तक में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे। 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले इस क्वेश्चन का हम विश्लेषण देखेंगे, यानी कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो कर दिया गया है। इसके अलावा अब अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, जबकि पहले अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं था। इस प्रकार कथन ABC सही नहीं है। जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। अतः कथन डी सही है। संशोधन से पूर्व मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारित करता था, जबकि सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक आयु सीमा 70 वर्ष तक पद धारण करता
था तथा 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र था। 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष। 41वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है। पहले इसका विश्लेषण देखते हैं, यानी कि वही है आपका, इसका सही आंसर नहीं है। देखते हैं आगे। 42वां क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कथन दिए गए हैं। पहला कथन है इसमें, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं हैं। तीसरा है, इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं। और चौथा है आपका इसमें, आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है। देखते हैं इसका सही आंसर। पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, यानी कि IAS प्री 1999 यानी कि 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे व्यक्तियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र बनाया गया है। इसके अलावा आयोग के गैर न्यायिक सदस्यों सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिसमें कम से कम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। आयोग की शक्तियाँ सिफारिशी प्रकृति की हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग 1993 के अधिनियम के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं, न कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्थापनाएं हैं। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कथन 3 एवं 4 सत्य हैं। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला इसमें कथन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। दूसरा इसमें कारण है, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों गलत हैं। देखते हैं इसका विश्लेषण। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो कर दिया गया है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विकल्प डी सही उत्तर है। 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। देखते हैं इसका विश्लेषण। तो इसका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसका विश्लेषण है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा 2 जून 2021 से हैं। उनसे पूर्व न्यायमूर्ति HL दत्तू इस पद पर 29 फरवरी 2016 से 2 दिसंबर 2020 तक रहे थे। 46वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत हैं। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका विश्लेषण है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा यथा संशोधित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे कोई भी व्यक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 47वां क्वेश्चन है इसमें, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। इसका विश्लेषण है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा यह नियुक्तियां एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं तथा सदस्यों के रूप में विधानसभा अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल होते हैं। परंतु जहां किसी राज्य में विधान परिषद है वहां उस परिषद का सभापति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होते हैं। 48वां क्वेश्चन है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि इसमें राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
देखते हैं इसका विश्लेषण। हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। 49वां क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है। इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, राज्यपाल। अगला 50वां क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, संबंधित राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका विश्लेषण है, मानव अधिकार संरक्षण 1993 की धारा 22 के क्लॉज 1 के तृतीय परंतु के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक के 50 क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगले के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, यानी कि आने वाली वीडियो में मैं इससे आगे जितने भी प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में इससे अगले प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।